नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में अभी तक हम 3 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में हम लोग धमाकेदार क्लास करने वाले हैं। क्या जो हमने पिछले क्लास में जहाँ आपको छोड़ा था वहीं से हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे आपको, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लोकसभा का स्पीकर। तो स्पीकर के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब हम यहाँ पर स्पीकर से जुड़े हुए कुछ और भी बातें आज करने वाले हैं आज क्लास में, और फिर डिप्टी स्पीकर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रोटेम स्पीकर पढ़ेंगे, और फिर आज कवर करने वाले हैं हम लोग संसद में लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 घंटे के लेक्चर में कितना हो पाएगा। लेक्चर को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पढ़ाने का तरीका अंदाज कुछ अलग है। आप यदि उस अंदाज को उस तरीके को फॉलो करेंगे, पॉलिटी का जीएस का हर टॉपिक आप इंजॉय में बहुत आसानी से बिना किसी दबाव के आप उसे कर पाओगे, सीख पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लोकसभा के स्पीकर महोदय होते हैं, वो क्या एक स्वतंत्र पद है, क्या वो निष्पक्षता के साथ अपना काम कर पाते हैं, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या जो मैं लिख रहा हूं ये दिख रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। ओके, शायद दिख रहा है। एक मिनट मैं जरा अपने, हाँ ओके चलो। तो हम कैसे पता करें कि लोकसभा के अध्यक्ष महोदय स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपना काम कर पाते हैं? क्या ऐसा कुछ प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते हैं? बिल्कुल ऐसे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविज़न हैं अध्यक्ष महोदय के लिए। वो प्रोविज़न जैसे ही फॉलो किए जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय बिना किसी दबाव के ये निष्पक्ष रूप से काम कर पाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग उन प्रोविज़न की। तो इसमें सदन के संपूर्ण अवधि तक ये अपना पद धारण करते हैं। पहला प्रोविज़न ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष लोकसभा के संपूर्ण अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। पहला प्रोविज़न। तो इससे कैसे पता चलता है कि लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते? देखो बच्चों, बात शुरू मेरी। होता क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष को कोई नहीं हटा पाएगा, है ना। इनका जो टेन्योर है वो लगभग फिक्स हो गया, ठीक है, कि जब तक रहेगी लोकसभा तब तक रहेंगे हम, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं। तो ये स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। अगर इनको डर होता कि अरे हम अगर पर्टिकुलर किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी लीडर की बात नहीं मानेंगे, है ना, या पीएम की बात नहीं मानेंगे, तो हमें हटा दिया जाएगा पद से। इनको हटा तो कोई सकता ही नहीं, ऐसे नहीं हटेंगे। और हटाया भी जाएगा तो उसकी भी एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हें अपने सीट को खोने का डर होता नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर पाते हैं। तो जब प्रीलिम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब प्रीलिम का एग्ज़ाम आप देंगे तो वो काम तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि
लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय संविधान में किस तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हेलो, सुनो बच्चों, ये बात आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को किस प्रकार भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, इस पर आप टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस पर आप बताइए कैसे सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, ये मेरे कैमरे में ये ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, तो चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना होगा तो इतने आसानी से नहीं हटते हैं। तो दूसरा पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अध्यक्ष के हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, तो इनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इजी नहीं है कि तुरंत इनको हटा दो। तो इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, वास्तविक बहुमत से यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से इनको हटाया जाता है। वो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से इन्हें रिमूव किया जाता है, और इफेक्टिव मेजॉरिटी हासिल करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको अपने पद से हटने के लिए मतलब बहुत आसानी से प्रक्रिया को फॉलो कर लिया जाए और इन्हें हटा दिया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब डर नहीं है तो ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर सकते हैं। तो ये दो बातें, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा अध्यक्ष को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए उन्हें सुनिश्चित करता है। अब आप देखिए, जैसे वेतन और भत्ता है। ठीक है, इनका जो तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो, वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है, संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान किया गया है कि इनका जो सैलरी है, जो वेतन है, भत्ता है, वो संसद डिसाइड करेगी। इसलिए इनको कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। भाई ये डर तो है नहीं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका वेतन कम कर देंगे, आपके भत्ते बंद कर देंगे, आपकी सुविधाएं बंद कर देंगे। तो ये इनको कोई डर नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि संसद ने डिसाइड कर दिया वही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते हैं। क्लियर। अब इसमें लो, एक नौकर है, अपने मालिक के अधीन है। ठीक है, तो चूंकि वो अधीन है, उनकी दया पर निर्भर कर रहा है, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाएगा। और अगर उस मालिक के अधीन ना हो तो उसे डर नहीं होगा, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाएगा, दबाव में काम नहीं करेगा। बस वही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे बिंदु हम यहाँ पर खोज लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अध्यक्ष को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जिसे वो जो कार्य कर रहे हैं, है ना, जो लोकसभा अध्यक्ष कार्य करेंगे, बात समझिए ध्यान से, जो लोकसभा अध्यक्ष काम करेंगे, ठीक है, तो उनके आचरण की लोकसभा, उनके कार्य और उनके आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है। ठीक है, तो उनके कार्यों की और आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है। आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना की जा सकती है।
और न ही आलोचना की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब किसी को डर ही नहीं है ना, ये उनका अपना मतलब अधिकार है कि हम जो काम करेंगे, मेरी ना तो लोकसभा में कोई चर्चा होगी उस कार्य की और मेरे उस आचरण की, और ना ही कोई आलोचना होगी, ना ही कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर सकता है। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अपनी आलोचनाओं से बचने के लिए, आलोचनाओं की डर की वजह से वो लोग मतलब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो मेरी आलोचना होगी। ठीक है, तो इसको आलोचना से डरने की ज़रूरत है नहीं, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, वो एक्चुअल में थोड़ा सा मेरा कैमरा आज डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे बार बार जाके देखना पड़ता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो जाता हूँ। नेक्स्ट, सदन की जो प्रक्रिया होती है ना, जो लोकसभा में जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, और उस प्रक्रिया को विनियमित करने यानी रेगुलेट करने और व्यवस्था वहाँ जो मेंटेन करनी होती है, बनाए रखने की जो शक्ति है, वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट कौन सा नंबर हो सकता है, जो भी हो, 3 4 5 जो भी हो, तो मान लीजिए चौथा पॉइंट है ये। चौथा जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लोकसभा के अध्यक्ष को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाता है, वो क्या है? सदन की प्रक्रिया, यानी लोकसभा का जो सदन है ना, मतलब संसद का जो सदन है लोकसभा, सदन की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया को विनियमित यानी रेगुलेट, विनियमित करना और व्यवस्था रखने, विनियमित करने और विनियमित करने और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिकार क्षेत्र से बाहर। क्लियर? अब देखो, मतलब उनका वो स्वयं का बिजनेस है, ठीक है, इट्स ओन बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय है ना, इट्स ओन बिजनेस। तो ये उनका अपना व्यवसाय है, तो न्यायालय उन्हें इस पे कोई हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब संसद की जो प्रक्रिया है सदन की, लोकसभा की, उसको कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, वहाँ पर व्यवस्था को कैसे बना के रखना है, ये उनकी पावर है लोकसभा अध्यक्ष की, और इस पावर को न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इनको डरने की ज़रूरत है नहीं, है ना, इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक काम कर पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट और भी बातें करते हैं हम लोग, जहाँ पर इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया गया है। तो एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा इंक रिफिल कर लूँ, 1 मिनट। ये इतनी चीज़ें क्लियर हो रही ना आप लोगों को? चलो, बहुत अच्छी बात। चलिए मैं आप लोगों को देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो बड़े आराम से सीखिए चीज़ों को, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे साथ अगर आप, अरे क्या हो गया, अगर आप हमारे साथ धैर्य के साथ जुड़ते हैं, हमारे क्लास को आप पेशेंस के साथ देखते हैं, है ना, देखिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट होता नहीं है, पहली बात तो आप ये जान लो। ठीक है, और एक दिन में आप बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते हो, ये भी जान लो। थोड़ा थोड़ा रोज़ आप सीखोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। 1 महीने बाद देखना आप कहाँ चले गए। ठीक है, तो अगली बात हम लोग करते हैं इसमें, 5वां जो इन्हें राइट है, इनको कास्टिंग वोट करने का राइट है। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत,
देने का मत। और कास्टिंग वोट करने का जो मत राइट है वो इनका राइट है, कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत ये कब देते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जब कोई विधेयक लोकसभा में आए और उसमें पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाएं, तो उस पर निर्णय ही नहीं होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है, अगर उस विधेयक को वो पास करवाना चाह रहे हैं तो उसके फेवर में वोट कर दिया, निर्णय हो गया, पास हो गया। और अगर नहीं पास करवाना चाह रहे तो उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया तो वो पास नहीं होगा। तो निर्णय करने की पावर इनके पास है जो कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्षता के साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे ये जो पद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है। और वरीयता सूची में अगर हम लोग बात करें, वरीयता के क्रम में, तो इनका 7वां स्थान है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष वरीयता सूची में, प्रेफरेंस लिस्ट वरीयता सूची में 7वां स्थान है, 7वां स्थान। और ये 7वां स्थान भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी 7वां स्थान होता है। तो वरीयता सूची में इनका स्थान बहुत ऊपर है। मतलब प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, उप प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सबसे ऊपर इनका स्थान होता है। एक अच्छी खासी पावर है। ठीक है, और इस पावर को कोई, इस वरीयता सूची में इनको कोई नीचे कर नहीं सकता है। तो इनको डर नहीं है कि हमारी जहाँ पर वरीयता है, जहाँ पर हम हैं 7वें नंबर पर देश में, तो हम 7वें नंबर पर ही रहेंगे और हम किसी की बात माने चाहे ना माने। ठीक है, तो हम स्वतंत्रता पूर्वक काम करेंगे। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि हमें 7वें स्थान से हटा के 8वें पर कर दिया जाएगा या सबसे नीचे कर दिया जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसलिए इनको डरने की ज़रूरत नहीं, डरे वो जिसे डर हो। तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जिसकी वजह से ये लोकसभा के अध्यक्ष महोदय स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते हैं। क्लियर? तो जब भी आपका मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप मेंस में जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप यही पॉइंट आप बता दोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष को और स्वतंत्र बनाया जा सकता था, है ना। कैसे? तो एक हम यहाँ पर सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते हैं क्योंकि संविधान में इनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। लेकिन एक प्रोविज़न इसमें और किया जा सकता था जिससे लोकसभा अध्यक्ष और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते। तो वो और एक सुझाव क्या है, ये अगर आप लिख दोगे एग्जाम में, मेंस में, तो आपको नंबर और अच्छे मिलेंगे। तो वो सुझाव क्या है, जैसे हम लोग बात करें ब्रिटेन में और भारत में, है ना, ब्रिटेन और भारत, इसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक, तुलना कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ब्रिटेन में जो वहाँ का जो स्पीकर होता है ना, वहाँ जो लोअर हाउस होता है, वहाँ का स्पीकर जो होता है वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी ब्रिटेन में अध्यक्ष यानी स्पीकर किसी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है वहाँ पर। ठीक, और भारत में जो अध्यक्ष होते हैं ये पार्टी के ही अध्यक्ष होते हैं, मतलब पार्टी के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता पक्ष होता है, जिसकी सरकार है, वही अपनी पार्टी के ही व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसी स्वस्थ परंपरा नहीं है, ऐसी स्वस्थ व्यवस्था नहीं है,
जानते हो, अगर ऐसा होता तो लोकसभा अध्यक्ष को डर नहीं होता कि हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रावधान और होता जो ब्रिटेन में है, तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता के साथ काम कर पाते। तो ये आप सुझाव दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो हमने जो टॉपिक कवर किया है, लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, और आई होप कि आप लोग समझ भी गए होंगे। और जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कठिन कठिन बातों को बहुत ही इजी वे में प्रस्तुत कर दिया जाए आपके समक्ष, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाए आसानी से। लेक्चर अटेंड करने के बाद नोट्स बना लीजिए। एक काम किया करिए, पहले पूरा लेक्चर आप एक बार देख लो, ठीक है, पूरा एक बार देख लो तो दिमाग की इमेज बन जाएगी। इसके बाद दोबारा उसको पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप कोई एक संविधान की बुक पढ़ लीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, जो भी आप पढ़ना चाहो। वैसे लक्ष्मीकांत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं आजकल, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। बस एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग जी? तो आपके हाथ में एग्ज़ाम होगा, बहुत इसी वे में आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो भाई, बोलो, है ना। चलो, अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के अलावा फिर लोकसभा में और कौन से पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में और भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में और कौन से पदाधिकारी होते हैं, कल हमने आपको एक लिस्ट बताई थी। तो लोकसभा में मुख्य तौर पर 2 पदाधिकारी होते हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन एक और होते हैं, ठीक है, थोड़े दिन के लिए आते हैं, क्या नाम है उनका, प्रोटेम स्पीकर। तो अब हम लोग बात करेंगे उपाध्यक्ष पर, है ना, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष पढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। अगर आपको हमारा जीएस का डिटेल में क्लास करना है, प्री मेंस पूरा, तो आप हमारे स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। वो हमारा रविन एकेडमी का एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ पर हमारी और जीएस की डिटेल में कक्षाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए उस नंबर पर आप हमें कॉल कर लीजिए, आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी सूचना, रविन एकेडमी यूपीएससी प्लेटफॉर्म के बैनर तले मिशन आईएएस हम चला रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिशन आईएएस। तो मिशन आईएएस एक ऐसा मिशन हमने शुरू किया है जो भारत के हर कोने पर बैठा हुआ बच्चा तैयारी कर सकता है अपने घर बैठकर, और बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकता है। तो इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें बच्चों को जोड़ते हैं, और वहाँ पर हम आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मिशन आईएएस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए मुझे, अपने नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपको इस मिशन आईएएस से जोड़ लेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो टॉपिक में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। तो सेशन को बहुत धैर्य के साथ देखिए, ठीक है, एंजॉय करेंगे आप, ठीक। तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने बताया था संसद, है ना, और संसद में हम बात कर रहे हैं लोकसभा, और लोकसभा में 3 वैसे 2 ही होते हैं मुख्य तौर पर, ठीक है। तो एक होते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर, जिसको हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष, और तीसरा कौन होता है भाई, तो तीसरा कौन होता है, डिप्टी नहीं, प्रोटेम। कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर,
ठीक है। तो अब बारी है उपाध्यक्ष की। याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका होता है चुनाव। ये दोनों क्या होते हैं, इनका होता है चुनाव, ठीक है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनका चुनाव नहीं होता है, इनको नियुक्त किया जाता है, ये नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कहाँ से नियुक्त करता है, लोकसभा के ही सदस्य से। और जो सीनियर मोस्ट लोकसभा का मेंबर होता है उसमें से किसी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अभी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे उपाध्यक्ष पर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर। तो चुनाव होगा भाई, तो जैसे चुनाव अध्यक्ष का होता था वैसे चुनाव उपाध्यक्ष का भी होगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष का होगा चुनाव, ठीक है। तो इनका होगा भैया चुनाव, ठीक है। अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद पहले अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो अध्यक्ष के यानी स्पीकर के चुनाव के पश्चात, स्पीकर के चुनाव के पश्चात इनका चुनाव होता है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि जब स्पीकर का चुनाव होता है तो उसकी डेट कौन फिक्स करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। लेकिन जब उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो किस डेट पर होगा, इसकी डेट को फिक्स करते हैं अध्यक्ष महोदय, ठीक है। तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को, निर्धारित तिथि को चुनाव होता है, ठीक है। चुने कहाँ से जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पर मस्ट है, ध्यान रखना है। क्लियर। अब इनके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल कोई मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लोकसभा के जीवन पर्यंत ये रहेंगे, जब तक रहेगी लोकसभा तब तक रहेंगे ये, ठीक। तो लोकसभा के जीवन काल तक ये रहेंगे, तक पद धारण करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे अगर हम लोग बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी शपथ की बात करें, है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेते हैं, ये लोकसभा के सदस्य की शपथ लेते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट में इसको आप डाल दीजिए, ठीक है। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसको रब कर देते हैं, आगे और बातें करते हैं, इसमें और डिस्कशन करते हैं उपाध्यक्ष को लेकर। अब ये काम हम क्या करेंगे भाई, अध्यक्ष तो बहुत सारे काम करते हैं, उपाध्यक्ष क्या काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो उपाध्यक्ष बनाया जाता है या जो उपसभापति हम लोग देखेंगे राज्यसभा में, इनका कोई विशेष काम नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता है। ये एक डोरमेंट ज्वालामुखी, ठीक है, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष इधर उधर हुए, अब्सेंट हुए या अध्यक्ष का पद खाली हो गया, तुरंत ये एक्टिव हो जाएंगे और उनकी जगह पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है, तो बतौर उपाध्यक्ष तो काम है ही नहीं, ठीक है। जब अध्यक्ष अब्सेंट होंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग इनके कार्यों की बात करें भैया, तो कोई विशेष कार्य उपाध्यक्ष के हैं नहीं, ठीक है। हाँ, कब होगा इनका काम,
ठीक है, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य देखेंगे, अध्यक्ष का कार्य देखेंगे। ठीक है, ये मामला है। अब मान लीजिए कि जैसे अध्यक्ष क्या क्या करते हैं वो अगर आपको याद है तो सारा वही काम ये करेंगे अब। ठीक है, तो जैसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और अगर वो नहीं है तो अब कौन करेगा? अब सब उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट बना लोगे। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्षता करेंगे कौन? उपाध्यक्ष। कब? जब अध्यक्ष नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति। अब दो बातें, एक अब्सेंस होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में, ठीक है, और एक होता है रिक्ति। मान लो अध्यक्ष है ही नहीं, इस्तीफा ही दे दिया तो वो रिक्ति हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हमने अब्सेंट की बात की, अध्यक्ष हैं बट वो कहीं गए हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका एक विशेषाधिकार भी होता है। ठीक है, वो तो अभी हम लोग देख लेंगे, है ना, विशेषाधिकार भी अलग से देखेंगे। इसमें जैसे उपाध्यक्ष जब पीठासीन होता है, ठीक है, मान लो उपाध्यक्ष अब पीठासीन है, उपाध्यक्ष, बहुत ध्यान समझना, ये सब टॉपिक बुक से पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उपाध्यक्ष जब पीठासीन हो, जब पीठासीन हो तो कास्टिंग वोट करेंगे वो, तब वो क्या करेंगे? कास्टिंग वोट करेंगे, यानी निर्णायक मत देंगे। पीठासीन का मतलब होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी जब अध्यक्ष अब्सेंट हो गए तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम कौन करेगा? ये करेंगे उपाध्यक्ष महोदय। और जब कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाता है तो उसको प्रथमता वोट देने का राइट नहीं होता है, चूँकि वो उसके ऑफिसर हो गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो फिर वो कास्टिंग वोट करेंगे। कास्टिंग वोट क्या होता है, कब किया जाता है, ये सब समझा चुके हैं आपको। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाया जाए, समझना ध्यान से। अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक सिचुएशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे अध्यक्ष को हटाया जाता है वैसे उपाध्यक्ष को भी हटाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से इनको हटा दिया जाता है। तो जैसे इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, जब उपाध्यक्ष के हटाए जाने का जो रिमूवल मोशन होता है ना, हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, मतलब लंबित है, अभी विचार चल रहा है उस पर। ठीक है, हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन, विचाराधीन है, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या ये निर्णायक मत देंगे? तब नहीं देंगे। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ऐसी स्थिति में ये निर्णायक मत नहीं देंगे, ऐसी स्थिति में कास्टिंग वोट नहीं करेंगे, निर्णायक मत नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके हटाए जाने का प्रस्ताव आ चुका है ना। ये हमने बात आपको लोकसभा के स्पीकर के बारे में भी बताई थी। ठीक है, जब लोकसभा के स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, मतलब लाया गया है, इस पर विचार चल रहा है, तो वो भी कास्टिंग वोट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक सदस्य के नाते प्रथमता मतदान करेंगे ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ये सदन में उपस्थित रहेंगे, ये इनको अधिकार है, लेकिन अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। ठीक है, और चूंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे नहीं तो फिर ये एक सदस्य की तरह व्यवहार करेंगे, और चूंकि सदस्य
की तरह व्यवहार करेंगे तो सदस्य होने के नाते ये किसी विधेयक पर मतदान करेंगे, लेकिन निर्णायक वोट नहीं करेंगे। और जब निर्णायक वोट करते हैं तो फिर सामान्य मतदान नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक। अब एक चीज, जब मान लो अध्यक्ष हैं तो ये उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं है, ये एज अ लोकसभा मेंबर ही होंगे जब अध्यक्ष होंगे तब, और जब अध्यक्ष नहीं होंगे तो ये उपाध्यक्ष की तरह काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष की तरह काम करना शुरू कर देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग और भी बातें करते हैं इस पर। अब जैसे इनका एक विशेषाधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय का एक विशेषाधिकार भी होता है। क्या है वो? ये विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो संसदीय समिति का अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, है ना, कोई संसदीय समिति अगर बनाएगी, संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति का यदि, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ये संसदीय समिति के सदस्य हैं तो ये स्वतः उस संसदीय समिति के सभापति बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्वतः उस पार्लियामेंट्री कमेटी, उस समिति के सभापति यानी चेयरमैन हो जाएंगे, सभापति हो जाते हैं। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। कहने मतलब ये है, जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को पार्लियामेंट की किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो वो मेंबर के साथ साथ तुरंत सभापति बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं उस कमेटी के। ये इनका विशेषाधिकार है। दूसरी बात, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष के सबॉर्डिनेट नहीं होते, अध्यक्ष के अंडर में नहीं होते, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी स्वतंत्र पद है, ठीक। और ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। ये बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके वेतन की। तो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि संसद को राइट है कि अपने सदस्यों के वेतन को डिसाइड करे, ठीक है, और जो संसद के पदाधिकारी हैं उनके वेतन को डिसाइड करे। तो सदस्यों के वेतन को डिसाइड करने के लिए 1954 में एक पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, उसके तहत सदस्यों के वेतन निर्धारित कर दिए जाते। और 1953 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जो इसके पदाधिकारी होते हैं उसके वेतन को डिसाइड किया जाता है। तो इनका वेतन भत्ता कौन डिसाइड करेगा? संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होगा, संसद द्वारा निर्धारित। ये संसद को पावर है, संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि इस मुद्दे पर संसद में कोई मतदान नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं उन पर, उस मुद्दे पर पार्लियामेंट में कोई मतदान नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे चीज़ें ये और आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वेतन भत्ते हो गए। अब एक बात हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा और एक जानकार नागरिक के लिए ये जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो जो हम आपको बात बताएं, 1 मिनट में चेक कर लो इसको, कैमरे को। ओके, चलो ठीक है। चलो ये इसका
चलिए देखो, जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है या आता भी होगा बहुत बार कि जो ये पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी, ठीक है, कौन कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्या ये सत्ता पक्ष के होते हैं कि ये अपोजिशन पार्टी के होते हैं, है ना पॉइंट। देखो, ये सत्ता पक्ष के होंगे कि अपोजिशन के होंगे। सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष या विपक्ष के होंगे, ये क्वेश्चन। तो याद रखो भी 10वीं लोकसभा तक ये दोनों ही सत्ता पक्ष से होते थे। दोनों पदाधिकारी सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष के होते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से थोड़ा यहाँ पर परंपरा बदल दी गई, है ना। 11वीं लोकसभा से इसमें क्या हुआ, बदलाव किया गया, से परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, इसमें जो स्पीकर है ये रूलिंग पार्टी के होंगे और होते ही हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको चुना जाता है और लोकसभा में जिसका बहुमत होगा ऑब्वियस सी बात है उसी को ये चुन लेंगे, ठीक है। तो बहुमत मान लो जिस पार्टी का है वो बहुमत है तो वही तो अपने ही पार्टी के सदस्य को ही तो स्पीकर चुन लेंगे, ठीक है। और चाहे तो वो डिप्टी स्पीकर को भी चुन लें, लेकिन ये कहा गया कि अब अगर स्पीकर हमारी पार्टी का है तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से ले लेते हैं, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर ये अपोजिशन से आ जाते हैं। अब अपोजिशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक। तो आज की अगर कोई आपसे पूछ दे, इस टाइप की चर्चाएं कभी कभी होने लगती है तो हम बता सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक। तो ये तो हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज़ आपको बताना है मुझे सभापति तालिका के बारे में, ठीक है। सभापति तालिका ये क्या होती है, सभापति तालिका। इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। देखिए जो लोकसभा के जो नियम हैं, है ना, लोकसभा के नियमों के अंतर्गत जो अध्यक्ष महोदय होते हैं ये लोकसभा के सदस्यों में से ही 10 लोगों को सभापति तालिका के लिए नामांकित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लोकसभा के नियमों के मुताबिक, ठीक है, नियमों के तहत स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर महोदय 10 सदस्यों को सभापति तालिका यानी एक लिस्ट बना ली जाती है ना, सभापति तालिका के लिए नामांकित करते हैं, ठीक। अब ये सभापति तालिका का काम क्या है, ठीक है, काम भी तो जानना है। अब देखो, जैसे मान लो कि जैसे अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह पर कौन काम करता है,
उपाध्यक्ष काम करते हैं, है ना, यानी स्पीकर की जगह पर डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। और अगर दोनों एब्सेंट हो जाएं, दोनों कहीं चले जाएं, दोनों को काम लग जाए, ठीक है, दोनों ना हो, तो ऐसी स्थिति में इस सभापति तालिका में जो 10 सदस्य रखे गए हैं, इनमें से कोई एक सदस्य उनकी जगह पर काम करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर लिख लेनी चाहिए कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पर आप नोट में डालेंगे, ठीक है, और सभापति तालिका का क्या यूज़ है ना, इसका क्या प्रयोग है, क्या महत्व है, ठीक है। तो प्रयोग इसको हम नोट में बता देते हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट हो, दोनों अनुपस्थित हो, ध्यान रखिएगा अनुपस्थित शब्द प्रयोग किया है, अनुपस्थित हो, तो सभापति तालिका का ही मेंबर पीठासीन अधिकारी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो सभापति तालिका का कोई सदस्य पीठासीन होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सभापति तालिका क्यों बनाई जाती है, इसका क्या प्रयोग है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, गुड, चलो। लेकिन हटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो गया। हमने अभी बताया अब्सेंट, अनुपस्थिति, लेकिन अब बताने जा रहे हैं कि अगर रिक्त हो गया, ठीक, तो ऐसी एक कंडीशन है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का स्थान रिक्त है, वैकेंट है, इसको आप यहाँ बॉक्स में बंद कर दीजिए। अगर रिक्त है तो ऐसी स्थिति में क्या सभापति तालिका का कोई सदस्य प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ अब्सेंट की स्थिति में होगा, ऐसी स्थिति में नहीं होगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में फिर पीठासीन कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में पीठासीन यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का पीठासीन, लोकसभा का वह सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करें, ठीक है। तो वो होंगे जिसे राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी पीटी के स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम में ऐसे स्टेटमेंट देकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ज़्यादातर हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वो बातें हैं। तो हमारा काम ही है कि जो आप बुक पढ़ें और उसे इग्नोर कर दें। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उन बिंदुओं पर यहाँ पर फोकस करना, ठीक। तो इस पॉइंट को भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। वेरी गुड, ओके। और हाँ, अब आप कहें कि ये जो अब पीठासीन जो राष्ट्रपति ने जिसको नियुक्त कर दिया, वो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। लेकिन ये कब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करेगा?
तो ये प्रावधान है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन रिक्त पदों को भर लिया जाए, अर्थात उन्हें जल्दी से उनका क्या कर लिया जाए, चुनाव करा लिया जाए। ठीक है, उनको जल्दी से निर्वाचित कर लिया जाए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की। तो ये हो गए हमारे लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर आप सुन रहे हैं बहुत देर से, सर कल भी प्रोटेम स्पीकर चल रहा, आज भी प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही, लेकिन बताया तो अभी तक है नहीं। ठीक है, तो देखो प्रोटेम स्पीकर के बारे में अब हम लोग जानेंगे, है ना। हालांकि एक बार मैं बता भी चुका हूँ, आप लोगों को शायद याद नहीं हुआ। ठीक, तो प्रोटेम स्पीकर, आज के बाद इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो क्या होता है। अब याद करो, स्पीकर की थोड़ी सी बात हम यहाँ पर बताते हैं। तो आपको बताया था कि स्पीकर जो होते हैं वो कब तक काम करते हैं। तो ऐसा लिखा रहता है जब आप बुक पढ़ोगे कि कोई जो वर्तमान स्पीकर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। हेलो, ध्यान दीजिए सभी लोग, कंसंट्रेट कीजिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन शब्दों पर गौर कीजिएगा। देखिए, जो वर्तमान स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के जीवन पर्यंत तो काम करते ही करते हैं, ये तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अगली लोकसभा का चुनाव कराना है। तो पिछली लोकसभा का जब तक हम विघटन नहीं करेंगे तब तक अगला चुनाव नहीं होगा। तो वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन स्पीकर महोदय अभी भी कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो ये स्पीकर कंटिन्यू होंगे कब तक, नई गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक। ठीक है, तो प्रेजेंट स्पीकर, है ना, प्रेजेंट स्पीकर कंटिन्यू करेंगे नई गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक। ठीक, इसका मतलब है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग, प्रथम बैठक में ये वाले स्पीकर महोदय उपस्थित नहीं होंगे, उसके ठीक पहले तक ये कंटिन्यू करेंगे, और ये अब यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, गायब हो जाएंगे। इसका मतलब कि प्रथम बैठक की अब अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रोटेम स्पीकर। ये अस्थायी होते हैं, ये कैसे होते हैं, अस्थायी। तो इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भाई, ये करेंगे प्रोटेम स्पीकर। क्लियर बात। और ये काम, तो एक तो काम इनका ये हो गया, पहला काम। ठीक है, अध्यक्षता करना, नई लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना। दूसरा काम क्या है, सेकंड काम क्या है इनका, सेकंड काम इनका ये है कि लोकसभा के, जो नई लोकसभा गठित हुई है, उनके सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको, उनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर्ड करेगा, यही प्रोटेम स्पीकर। ठीक, तो नई गठित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना इनका काम है भैया। ठीक है, बताओ इनके दो काम आगे समझ में, यही दो काम है बेसिकली इनके। अब देखो ये आएंगे कहाँ से, प्रोटेम स्पीकर महोदय आएंगे कहाँ से, ये बात आपको समझनी है। तो जो प्रोटेम स्पीकर महोदय होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो इनकी नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। कहाँ से आएंगे,
ये पूरे आकाश से आएंगे कि पाताल से निकल के आएंगे, कहाँ से आएंगे? ये भैया जो लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उन्हीं में से किसी एक को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? सामान्य तौर पर लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर। ठीक है, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। तो समझ में आ गया प्रोटेम स्पीकर बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। बहुत अच्छे। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे संसद के दूसरे हाउस की तरफ, है ना। तो संसद का एक हाउस हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक, क्या कवर किया? लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा के जो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो पदाधिकारी थे, है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और साथ में ही प्रोटेम स्पीकर को कवर किया। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा के पदाधिकारियों में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कौन? सभापति यानी चेयरमैन, सभापति, और दूसरे उपसभापति, इनको कवर करने वाले हैं। ठीक, तो जो सभापति महोदय होते हैं ये बेसिकली उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, लिखा रहता है संविधान में उपराष्ट्रपति, आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जिसने वो लेक्चर ना देखा हो तो इसमें ये YouTube पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, या हमारे एप्लीकेशन रविन एकेडमी पे भी ये लेक्चर आपको उपलब्ध मिलेंगे, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, तो उपराष्ट्रपति वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। एक ही लेक्चर में पूरा उपराष्ट्रपति हमने ख़त्म किया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वहाँ देख लोगे। तो उपराष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति क्या होते हैं? ये उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब क्या हुआ कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अंडरस्टूड है कि वो राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जरूर होते हैं, पीठासीन जरूर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पद है जो उस का सदस्य तो नहीं होता है बट उसका वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? उपराष्ट्रपति यानी सभापति। ठीक, और जो अब ये उपसभापति हैं ये कहाँ से आते हैं? ये राज्यसभा के सदस्यों से ही इनको चुना जाता है। तो ये कहाँ से आते हैं भी? ये राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक है। तो उपसभापति को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट